और बड़ी अपडेट के साथ आपको पहली खबर बता देते हैं। फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर जारी है, चल रहा है। भाजपा के इस प्रशिक्षण शिविर का आज पहला दिन है। प्रशिक्षण शिविर का पहला सत्र, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया, वो खत्म हुआ और 3 बजे से अब दूसरा सत्र शुरू होगा। पहले सत्र को सीएम मनोहर लाल ने संबोधित किया है और कुछ ही देर के बाद दूसरा सत्र शुरू होने जा रहा है। दूसरे सत्र को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर 4 सत्र आज पहले दिन के अंदर रखे गए हैं। प्रशिक्षण शिविर को आप एक तरह से ट्रेनिंग कैंप के जरिए भी समझ सकते हैं और सत्र को आप सेशन के जरिए समझ सकते हैं। 4 अलग अलग कालांश हैं, 4 अलग अलग पीरियड्स हैं, जिसके अंदर संबोधित करेंगे उस विषय की जानकारी रखने वाले नेता। पहला जो सत्र था उसे संबोधित किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और दूसरे सत्र को संबोधित करने जा रहे हैं अब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फोन लाइन पर मौजूद हैं। शास्त्री जी, मैं पहली जानकारी तो आपसे यही चाहूंगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया है पहले सत्र को और शुरुआत हुई है इस कार्यक्रम की, शिविर की। अगर आप उन विषयों के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता पाएं जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रखे हैं और आगे किस तरह की रूपरेखा पूरे कार्यक्रम की रहने वाली है। शास्त्री जी। देखिए केशव जी, पहला सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी थे और अध्यक्षता उस सत्र की माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओमकार धनखड़ जी ने की है जी। इस सत्र का विषय था कि हरियाणा सरकार के 8 साल के बीच सामान्य नागरिक के जीवन में कुछ परिवर्तन हुए क्या जी, और उन परिवर्तनों के बारे में बताया कि नौकरी के अंदर कैसा व्यवहार था, सरकार के द्वारा सुविधाएं जो लोग लेते थे वो कैसे लेते थे, योजनाओं का लाभ कैसे लोगों को मिलता था, अब कैसे मिलने लगा। और एज ए मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या उनको ये छूट होती थी, उनको कैसे उन्होंने दरकिनार करके कि व्यवस्था लागू करने की कोशिश की कि मैं मुख्यमंत्री हूं तो मैं सब कुछ अधिकार प्राप्त करना चाहता हूं और मैं चाहूं वो कर लूं। ऐसी मंशा नहीं होनी चाहिए कि व्यवस्था के बीच से निकलकर कोई चीजें आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने बड़ा उदाहरण दिया कि कोई भी मुख्यमंत्री साल में 2 ऐसे लोगों को आईएएस और कैसे 2 लोगों को एचसीएस बना सकता है अपने विवेक से, लेकिन हमने कभी उसके अधिकार का प्रयोग नहीं किया। उसके लिए पारदर्शी सिस्टम को खड़ा किया और एक टेस्ट जारी करके और यूपीएससी को हमने सूची सौंपी। हालांकि काफी लोग उस पर बोले कि कोर्ट में गई, लेकिन 1.5 साल के बाद कोर्ट और यूपीएससी ने कहा यह पहला एक ऐसा उदाहरण है देश के अंदर कि एक व्यवस्था के लिए हम सबको उसके लिए प्रेरित किया है। तो एक बहुत बड़ी बात थी कि जिस हाथ के अंदर जो काम करने की पावर संवैधानिक व्यवस्था ने दी थी उसका भी उन्होंने प्रयोग नहीं किया जी। तो इस प्रकार से जैसे समाज जीवन के अंदर किसान की, मजदूर की, नौकरी प्राप्त करने वालों की, सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं आम व्यक्ति के लिए होती है वो कैसे कैसे उपयोग होता था, आज कैसे होने लगा है, अपात्र की बजाय पात्र को मिलने लगा है और अपात्र स्वयं दूर होने लगे हैं। ये एक व्यवस्था परिवर्तन का उन्होंने खाका खींच कर देखा। हरियाणा के अंदर एक बिजली एक राजनीतिक मुद्दा होता था कि बिजली के बिल मत भरो, हम आएंगे माफ कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज उस बिजली के वितरण के लिए ऐसी व्यवस्था आम आदमी ये विश्वास करने लगा कि बिजली का उपभोग कर रहे हैं तो उसका हमें पैसा देना चाहिए क्योंकि ये पैसे से बनती है और कोई राजनीतिक मुद्दा समाप्त कर दिया। तो ऐसे कितने मुद्दे हैं जिनके आधार पर हरियाणा की जनता का जो सामान्य जीवन है और सामान्य विचार जो था वो आगे बढ़कर आया है। पहले सब लोग मानते थे कि जो पार्टी है वही सरकार है, जो सरकार है वही पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी और सरकार को दोनों को अलग अलग रखा, दोनों के कार्यक्रम अलग अलग रखे, दोनों के किन्हीं मुद्दों के ऊपर इकट्ठा होता, लेकिन पार्टी का अपना काम है, सरकार का अपना काम है। सरकार के काम में जितनी पार्टी के नाते समाज के नाते जो सहयोग चाहिए वो पार्टी सरकार को देती है। सरकार से कुछ लेने की अपेक्षा पार्टी में नहीं है। ये बहुत बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश दुनिया के सामने रखा है। कोई भी ये नहीं कहता कि मैं सरकार में हूँ तो मुझे भ्रष्टाचार का, मुझे सरकार का उपयोग करने का, अफसरों पर डांट मारने का ये मेरा अधिकार बन गया क्योंकि सरकार मेरी है। ये कल्चर जो हरियाणा का था उसको समाप्त करने का काम हरियाणा की
भाजपा सरकार ने किया है। अब भूपेंद्र यादव जी का है अब दूसरा सत्र, उसमें संबोधित करेंगे। ये बिल्कुल, मैं उसी के आपके इस चैनल के लिए है, वो कार्यक्रम में आ गए हैं, हॉल में पहुंच गए हैं। जी जी। उसके बाद एक सत्र और रहने वाला है, उसके बाद शाम का एक प्रतिभा प्रदर्शन का होगा कि जो पार्टिसिपेंट है वही अपने को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सबका मनोरंजन करेंगे। और प्रातः काल 6:30 बजे से दिनचर्या शुरू हो जाएगी। 6:30 बजे का पहला सत्र है योग का, और उसके बाद में फिर नाश्ता, और ये लगातार 3 दिन का, परसों 3 बजे तक का एक व्यस्त भरा और एक अनुशासन और संस्कार सक्षम जो है वो एक वातावरण का यहाँ निर्माण आप कोई भी आएगा वो देखेगा कि किस प्रकार सत्ता के शिखर पर बैठे व्यक्ति भी सामान्य मानवीय की तरह यहाँ एक दूसरे से मिलना जुलना, बात करना और अपने अनुभवों को शेयर करके तमाम उस भारतीय जनता पार्टी के स्तर के कार्यकर्ता का व्यक्तित्व विकास, वैचारिक विकास बढ़े, उसका प्रयास हर कोई एक दूसरा करता दिखाई देता है। जब देश की दूसरी पार्टियां और ये अंदर वर्चस्व का संघर्ष होता है, खींचापानी होती है, टांग खींचाई होती है, विरोध प्रदर्शन और धक्का मुक्ति तक होती है, यहाँ देखेंगे एक व्यवस्था में खड़े होकर भोजन रहे हैं, एक व्यवस्था में खड़े होकर आप लाइन में जा रहे हैं, एक बोल रहा है बाकी सुन रहे हैं। यदि किसी का प्रश्न है तो भी उस प्रश्न के लिए पहले से उसका नाम लिया जाता है, मैं प्रश्न करूंगा, उसको उठाया जाता है, उसके प्रश्न की संतुष्टि की जाती है। ऐसा एक वातावरण जो राजनीतिक में कभी सोचा नहीं गया था वो हरियाणा के अंदर दिखाई देने लगा। चलिए, बहुत धन्यवाद शास्त्री जी आपका कीमती समय देने के लिए। आपको भी दूसरे सत्र में आप हिस्सा लेना है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम अपडेट्स लेते हैं। राजेंद्र, आपके पास क्या कुछ अधिक जानकारियां हैं, बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल केशव, मैं आपको बता दूं कि दूसरा सत्र यहां पर शुरू होने वाला है और तमाम जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो हॉल में पहुंच चुके हैं और इस सत्र का शुभारंभ भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो सत्रों का दौर जारी है और कोशिश यही है कि 2024 में किस तरीके से जो है बीजेपी का झंडा पूरे देश में फहराए, उसको लेकर तमाम जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं उनको ट्रेंड किया जा रहा है। उनको साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को जो बीजेपी की जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। और जो बड़े नेता हैं उनके जब भी वो क्षेत्र में जाएं या जनता के बीच में जाएं तो उनके पास किसी बात की कोई कमी ना हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा उन नीतियों के बारे में बता पाएं और उनका लाभ उनको दिला पाएं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इनके साथ जुड़ सकें। क्योंकि माना जाता है कि बीजेपी जो है शहरी क्षेत्र में काफी मजबूत है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी कहीं ना कहीं त्रुटि दिखाई देती है। तो उस त्रुटि को पूरा करने के लिए, उसको हटाने के लिए इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है और लक्ष्य 2024 है। पहले सत्र की क्या कुछ मुख्य बिंदु रहे राजेंद्र, अगर आप बता पाए तो, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन था? सैद्धांतिक और वैचारिक और साथ में राजनीतिक और साथ ही सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनके बारे में पूरी तरह से यहाँ पर उनको जागरूक किया गया है। उनको सही तौर पर बताया गया है कि किस तरीके से लोगों के बीच में जाना है, किस तरीके से बीजेपी की जो जन कल्याणकारी नीतियां उनको लोगों तक पहुंचाना, उनका लाभ दिलाना है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम बातों को लेकर वहां पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश का संचार भरा गया है और तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर जो है काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पार्टी के तमाम बड़े लीडर उनको यहाँ पर संबोधित करने के लिए पैसे हैं और वो अपना सौभाग्य इस बात को लेकर मान रहे हैं कि उनको ऐसे नेताओं का जो है सानिध्य प्राप्त हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके जो विचार हैं उनको सुनने का उनको मौका मिला है। जी, अभी दूसरा सत्र है, उसके बारे में क्या कुछ तैयारियां चल रही है राजेंद्र? कब तक चलेगा और ये सत्र? तैयारियों की बात करें तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और तमाम जो लोग हैं वो हॉल में पहुंच चुके हैं और हो सकता है वो सत्र का आगाज हो भी चुका हो। तो कहीं ना कहीं दूसरा जो सत्र है वो भी चालू हो चुका है, पहला सत्र समाप्त हो चुका है। शाम तक इन सत्रों का दौर चलेगा, अगले दिन भी यही कार्यक्रम में तमाम सत्र किए जाएंगे और अलग अलग नेता हर सत्र में अपने विचार जो है कार्यकर्ताओं के साथ साझा करेंगे। जी, अच्छा, व्यवस्थाओं के नजरिए से अगर देखें तो क्या कुछ इंतजामात हैं? इतनी बड़ी संख्या में संगठन के लोग जो पहुंचे हैं उनके रुकने की, खाने की किस तरह की व्यवस्था है राजेंद्र? देखिए, होटल सूरजकुंड में होटल राजहंस है, वहां पर तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता पहुंचे उनकी रुकने की व्यवस्था की है। पूरा का पूरा जो बीजेपी ने इसको जो लिया हुआ है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बड़े नेता है उनका भी मानना है कि सूरजकुंड में जब भी कोई आयोजन किया गया है तो उनकी पार्टी के लिए काफी शुभ हो रहा है और कहीं ना कहीं पहला सत्र खत्म हो चुका है। इसको लेकर हम विधायक राजेश नागर हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। विधायक जी, पहला सत्र जो खत्म हो चुका है
तो उसमें क्या कुछ जो है नीतियां बताई गई थी, किस तरीके से चला? तो हमारी 8 साल की उपलब्धि है, जो हमारी योजना है। चलिए राजेंद्र, मैं आता हूं वापस आपके पास। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, उसी कक्ष की ये तस्वीरें हैं, उसी हॉल की तस्वीरें हैं जहां पर मंच लगा है, तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं और प्रशिक्षण शिविर की ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जब सभी यहां पर पहुंचे थे, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या संगठन के और पद रखने वाले लोग हों। तो अब वहां पर वो सभी आई कार्ड पहनकर और एक स्पेशल थैला उन्हें दिया गया, उसे लेकर और गले में भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनकर वो आगे बढ़े और फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और तमाम शीर्ष नेता जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ इंटरेक्शन करते हुए वहां पर देखे गए, बातचीत करते हुए देखे गए। महिला मोर्चा की भी तमाम सदस्य जो है वो वहां पर मौजूद रही और पहले सत्र के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उनके साथ अब इस तरह की बातचीत की। तो बड़ी अपडेट्स आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी का ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो है वो चल रहा है। एक ट्रेनिंग कैंप की तरह इसका बड़ा टाइट सा शेड्यूल रहता है, दिनचर्या एकदम तय रहती है। और सत्यव्रत शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कि प्रशिक्षण शिविर में ही मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे थे। हरियाणा न्यूज को उन्होंने जानकारी दी कि आज 4 सत्र होंगे, 4 सत्र के बाद रात्रि कार्यक्रम होगा, उसमें अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का वहां पर मौका मिलेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर रखे जाएंगे और फिर रात्रि भोजन के बाद वहीं पर